जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम दोस्तों इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और मध्यकालीन भारत के संदर्भ में हमने मुगल काल को देख लिया था, मुगल साम्राज्य को औरंगजेब तक देख लिया था। तो हम इसी के अगले क्रम की तरफ चलेंगे, अगले पार्ट की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है और कुछ जो परवर्ती मुगल कालीन शासक थे हम उनको देखेंगे। और उसके बाद कुछ जैसे कलात्मक अभिव्यक्तियां, कुछ साहित्य को देखेंगे, इनकी प्रशासनिक अभिव्यक्तियां क्या थी, क्या क्या था, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन जैसे चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये परवर्ती मुगल शासक जो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है मार्च 1707 में, और वहां से लेकर 1857 में, यानी जो 1857 की क्रांति होती है, तो कहा जाता है ऐसा कि जो मुगल कालीन शासक थे बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर, तो इनके नेतृत्व में लड़ा गया। लाल किले से यहाँ पे दिल्ली में ये थे, तो वहां तक लगभग हम मान के चलते हैं कि ये मुगल साम्राज्य था। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, और इसके बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का पर्दापण होता है, जिसे उत्तरोत्तर या परवर्ती मुगल काल के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज होता है, और ये चेंज इस हद तक होता है कि इनका पतन भी अवश्य संभावी हो जाता है। तो आइए उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे जो पहला शासक था जो औरंगजेब के बाद जिसने मुगल सत्ता प्राप्त की, वो थे बहादुर शाह। तो बहुत ही छोटा कार्यकाल था, 1707 से 1712 तक। और जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं अपने ये सिंहासन से, राजकाज से, उस उम्र में ये राजा बने थे, सम्राट बने थे। और ये अच्छी बात थी कि इसने जो मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। ये बात शायद औरंगजेब समझ गया होता तो बेहतर होता, परिणाम कुछ और भी हो सकता था। तो इन्होंने मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, उसकी वसूली बंद करवा दी। ये दोनों जो औरंगजेब की जो नीतियां थी, ये दोनों इसके पतन में भी जिम्मेदार थी, मुगलों के पतन में। तो ये दोनों इसने कुछ हद तक चेंज करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। इसे साहे बेखबर भी कहा जाता है, साहे बेखबर भी कहा जाता है। साहे बेखबर मतलब कि अपने ये जो प्रशासन राजनीति के कार्यों से अपने आप को इतना बेखबर रखता था कि साहे बेखबर की संज्ञा दी गई है। अगला राजा बना जहांदर शाह 1712 से। ठीक है सर, तो उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह के एक योग्य बेटे जहांदर शाह ने अपने भाई अजीम शान और रफी शान तथा जहां शाह की हत्या कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया। ये दो तीन लोगों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। ठीक है, इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, लंपट मूर्ख। आप देखेंगे जो उत्तर मुगल कालीन शासक हैं उनको ऐसी उपाधियां, ऐसे लोग कहे जाएंगे, साहेब खबर, लंपट मूर्ख, रंगीला, घृणित कायर, ये सब की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये सब आगे भी देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं। फर्रुखसियर है 1719। ठीक है, तो फर्रुखसियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के सहयोग से मिला। तो क्वेश्चन आता है कि ये सैयद बंधु क्या थे? ये किंग मेकर की भूमिका थे, किंग मेकर, किंग मेकर थे ये। मतलब ये षड्यंत्र के द्वारा इतने मजबूत हो गए थे कि ये किंग मेकर राजा बनाते थे। मुगल कालीन जो युवराज थे इन सबको राजा बनाते थे, तो इनको किंग मेकर की संज्ञा दी गई है। उत्तर काल मुगल काल में अमीरों के विभिन्न गुटों की, ये अमीर थे, अमीर या उमरा, ये विभिन्न गुट थे। तो उसमें सैयद बंधु भी एक गुट था, तो बहुत मजबूत हो गए थे, तो इसीलिए इनको किंग मेकर कहा जाता है। देखिए, आप देखेंगे ईरानी, दुरानी तथा हिंदुस्तानी गुट के जो मुस्लिम थे वो इनके दरबार में सक्रिय हो गए थे। तो सक्रियता का ही परिणाम था कि उमरा या अमीर वर्ग मजबूत हो गया था और शासक यानी सम्राट कमजोर हो गया था। ठीक है, तो फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद 1719 ईस्वी में इसकी मृत्यु के बाद सैयद बंधुओं ने किसको बनाया? रफ़ी-उद-दरजात को, रफ़ी-उद-दरजात को और रफ़ी-उद-दौला को, रफ़ी-उद-दौला जिसको शाहजहां द्वितीय भी कहा जाता है, को सम्राट बनाया। देखेंगे बहुत अल्प समय में सम्राट ऐसे बदल रहे हैं जैसे लोग कपड़े बदल रहे हों। ठीक है, तो फर्रुखसियर को घृणित कायर की संज्ञा दी गई, घृणित कायर भी कहा जाता है इसके कायराना पूर्ण व्यवहार के कारण। मोहम्मद शाह राजा बना, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी।
तो सैयद बंधुओं द्वारा इसको भी राजा बनाया गया। ये बहादुर शाह का चौथा पुत्र था, बहादुर शाह का चौथा पुत्र था। फिर आप देखेंगे इनके केवल नाम में बहादुर जैसे शब्द मिलेंगे, ठीक है। और बहादुर शाह के काल में कुछ स्वतंत्र राज्य भी स्वतंत्र हुए थे, जिसमें कि महत्वपूर्ण राज्य था बंगाल। और बंगाल को जो स्वतंत्र कराया था या स्वतंत्रता का श्रेय, या जिसने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, उसको मुर्शीद कुली खां कहा जाता है, मुर्शीद कुली खां। इसी तरीके से अवध को भी स्वतंत्र कराया, किसने कराया था? सआदत खान ने कराया था। हैदराबाद में कौन थे? निजामुल उल मुल्क थे। और भरतपुर में बदन सिंह थे, ठीक है, इन्होंने भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और इसी प्रकार कर्नाटक में सादतुल्ला खान है। ये सब स्वतंत्र राज्यों की स्थापना किए, यानी कि मुगलों से स्वतंत्र होकर अपना एक स्वतंत्र राज्य। देखिए जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, केंद्रीकरण कमजोर हुआ, अलग अलग राज्य स्वतंत्र होना शुरू हुए। इससे मुगलों की स्थिति में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो अगला है पॉइंट, मोहम्मद शाह के समय उर्दू व संगीत का विकास हुआ। उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ मोहम्मद शाह के समय, ठीक है। उर्दू को राजकीय संरक्षण दिया। वैसे तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी फारसी भाषा थी, ठीक है, लेकिन इसने उर्दू को भी राजकीय संरक्षण दिया। ये जो दो नाम है इंपॉर्टेंट है, सदारंग व अदारंग। सदारंग व अदारंग ये प्रसिद्ध संगीतक थे किसके? मोहम्मद शाह के काल में। तो सदारंग और अदारंग को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मुगलों के ये किसके? मोहम्मद शाह के टाइम में प्रसिद्ध संगीतक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके टाइम पीरियड में थे। तो मोहम्मद शाह को उसके विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता है, रंगीला बादशाह कहा जाता है मोहम्मद शाह को। तो ऐसे आप संज्ञाओं का उच्चारण इनके लिए देखेंगे। अब जो महत्वपूर्ण घटना थी, नादिर शाह का आक्रमण। मोहम्मद शाह के समय हुआ था नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में, ठीक है। ये तख्ते ताउस ले गया जो शाहजहां द्वारा निर्मित था, और कोहिनूर हीरा को भी ले गया, कोहिनूर हीरा को भी ले गया। एक अन्य आक्रमण हुए थे इसके बाद में, आक्रांता था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया, जो इसका 5वां आक्रमण था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध, ठीक है, 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो इसने ये डिसाइड कर दिया कि भारत में कौन राज्य नहीं करेगा। तो आप देखेंगे ये जो युद्ध हुए कई बार, ये भी मुगलों के पतन में, जो विदेशी आक्रांता है, ये भी मुगलों के पतन में एक कारण था। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं और कौन कौन से पॉइंट है। अहमद शाह 1748 से 54 तक ये राजा बना। इसके बाद आलमगीर द्वितीय आया 1754 से 59। आलमगीर द्वितीय इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आलमगीर प्रथम औरंगजेब की उपाधि थी। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था, प्रथम था तो आलमगीर भी कहा जाता था, उसी सेंस में आलमगीर द्वितीय ये था। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 ईस्वी तक ये अंग्रेजों का पेंशनर बन गया। अब अंग्रेज पेंशन देना शुरू किए, मतलब कि अब तुम अलग से ना तुम सेना रख पाओगे, ना तुम अलग से कोई राजनीतिक कोई विदेशी संबंध मेंटेन करोगे, तुम्हें पेंशन दे दिया जाएगा, यानी तुम्हारा कार्य खत्म हो गया, अब तुम पेंशन लो और इसी पे जियो। तो ये पेंशन पाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो भारत की प्रथम जो कागजी मुद्रा पर एक तरफ वेलेजली, आप देखेंगे इसी टाइम पीरियड में, एक तरफ वेलेजली का और दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय का हस्ताक्षर था। जब प्रथम कागजी मुद्रा जारी की गई तो बेलेजली था उस टाइम, तो एक तरफ बेलेजली का, दूसरी तरफ शाह आलम द्वितीय का हस्ताक्षर था। यह मुद्रा 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल ने जारी की थी। तो प्रथम जो भारतीय कागजी मुद्रा थी बैंक ऑफ बंगाल ने जारी की थी, उस पर एक तरफ बेलेजली का, एक तरफ शाह आलम द्वितीय का हस्ताक्षर था। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ समय के लिए अकबर द्वितीय आता है। अकबर द्वितीय, नाम में अकबर होने से कोई अकबर नहीं बन जाता, हालांकि कुछ इसने बहुत बड़ा नोटेबल चेंजेस नहीं किया। उसके बाद जो सबसे अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो आप देखेंगे 1857 ईस्वी में जब क्रांति होती है, तो क्रांति के बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो वहीं पे ये अपना अंतिम समय इनका वहीं बीतता है। तो इस तरीके से भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त होती है, जो किसी तरीके से गिरते भरते 1857-58 तक चली, लेकिन वहाँ से फिर इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद तो पतन के कुछ कारणों को देख लेते हैं। तो हालांकि देखो, पतन पे डायरेक्ट पीटी में क्वेश्चन आने की संभावना कम है, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा डिटेल में एलिबोरेट करके लिखना रहता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि क्या पता एग्जामिनर की मूड में क्या चल रहा है, स्टेटमेंट देख के पूछ लिया तो आइए देख लेते हैं।
तो सबसे पहले है औरंगजेब का दक्कन अभियान। देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि औरंगजेब को पतन में जिम्मेदार माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने जो अकबर की बाउंडिंग थी, अकबर की जो पॉलिसी थी, चाहे राजपूत नीति थी और औरंगजेब अकबर की, चाहे औरंगजेब की धार्मिक नीति थी, ठीक है, तो ये सब जो पॉलिसी थी अकबर ने बना दिया। तो अकबर के बाद जो जहांगीर थे, शाहजहां थे, तो उन्होंने बहुत चेंजेस नहीं किया, तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं किया, बहुत चेंजेस भी नहीं किया, तो वो अकबर द्वारा बनाई गई व्यवस्था आगे तक चलती रही। तो आया औरंगजेब, औरंगजेब ने उसमें चेंज करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ कर दिया उनकी राजपूत नीति में, ठीक है, राजपूत नीति में, धार्मिक नीति में, और दक्कन वगैरह की जो कुछ पॉलिसी थी वो चेंज किया। अब देखते हैं दक्कन अभियान में। अब दक्कन अभियान में इतना बुरी तरीके से उलझ गया कि ये इसके पतन में एक जिम्मेदार कारण रहा। इसको मतलब मौका ही नहीं मिल पाया, और ना ही वो प्रॉब्लम मतलब गले की फांस बन गई, ना निगल पा रहा है और ना उगल पा रहा है। अब देखेंगे जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे स्पेन का कैंसर भी एक ऐसे टॉपिक है कि स्पेन का कैंसर भी नेपोलियन को बर्बाद कर देता है, या स्पेन का फोड़ा। तो वही साबित हुआ औरंगजेब का जो दक्कन अभियान था, ठीक है। तो ये एक रीजन था। और दूसरा है राजपूत नीति। जो अकबर की जो बॉन्डिंग थी राजपूतों के साथ, बॉन्डिंग का मतलब कि अकबर को ये बात बहुत कम उम्र में पता चल गई थी, क्योंकि बाबर ने और हुमायूं ने कोई विशेष नहीं कर पाए थे, तो वास्तविक संस्थापक अकबर को ही मान सकते हैं। तो अकबर को पता चल गया कि जो भारत में जो लड़ाकू योद्धा है राजपूत, राजपूतों से दुश्मनी करके एक बहुत बड़े बृहद साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाओगे, उसी में उलझे रह जाओगे। तो उसने राजपूतों की तरफ मित्रता कहाँ बढ़ा, चाहे वैवाहिक संबंध के माध्यम से, चाहे थोड़े बहुत युद्ध वगैरह के माध्यम से उनको अपने अधीन किया, ठीक है। तो आप देखें जैसे जो मुगल साम्राज्य था, ऐसा नहीं कि केवल उसमें मुस्लिम थे या कोई मुगल थे, उसमें राजपूतों का भी योगदान था। तो इसको मुगल राजपूत साम्राज्य भी अगर मैं कहूं तो मैं गलत नहीं कहूंगा, ठीक है। तो वो था। तो इस जो बाउंडिंग को औरंगजेब ने कहीं ना कहीं तोड़ा। तो आप देखिए राजपूत भी औरंगजेब के विरोधी हो गए, तो एक फ्रंट राजपूतों का भी खुल गया। तो चलो अन्य युद्धों के अलावा तुम्हें राजपूतों से भी युद्ध करना है, इनको भी नाराज कर दिए। तो ये था, ये भी एक पतन में एक जिम्मेदार कारण था। धार्मिक असहिष्णुता की नीति, कट्टरवादिता ज्यादा बढ़ गई थी, जजिया को पुनः लागू कर दिया, मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, संगीत वगैरह पे क्या किया, अपने शासन में सब कुछ बंद करा दिया, बैन लगा दिया। तो कट्टरवादिता बढ़ गई, तो प्रजा को नाराज कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक रीजन था। उसके बाद आयोग उत्तराधिकारी, पहले के उत्तराधिकारी औरंगजेब तक फिर भी ठीक थे। औरंगजेब के बाद हुआ क्या, जो भी आए किसी को रंगीला, कोई रंगीला आया, किसी को घृणित कायर कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके की उपाधियां भी दी गई। मतलब कोई भी आप देखें किसी को ऐसा कोई उपाधि नहीं है जो पहले जैसे सम्राट अकबर को सम्राट कहा जाता है, और बाद वाले को क्या कहा जाता है, रंगीला बादशाह, घृणित कायर कहा जाता है, साहेब खबर कहा जाता है। तो इस तरीके की उपाधियों से आप आइडिया लगा सकते हो कि मतलब किसी के बाजुओं में इतना दम नहीं था कि मुगल साम्राज्य को अपने कंधे पर ले जाके 10, 20, 50 सालों तक और ले जाते। तो ये इस तरीके से था। और रही सही कसर विदेशी आक्रमणों ने पूरा कर दिया, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे अहमद शाह अब्दाली हो, चाहे वो यूरोपियों का आगमन हो, चाहे यूरोपीय लोग हों। तो इन तीनों ने मिलकर ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और यूरोपियों का आगमन, ये मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। तो ये था मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। आगे चलते हैं, देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इतने बड़े साम्राज्य का अगर प्रशासन के बारे में जानकारी न लें तो अधूरा ही रहेगा। तो देख लेते हैं। ये जो देखिए मैंने जैसे अभी बताया कि हुमायूं को और बाबर को और हुमायूं को ज्यादा समय नहीं मिल पाया, तो कुछ प्रशासनिक चेंज चांज भी करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अकबर वास्तविक संस्थापक था, तो इसको प्रॉपर टाइम मिला। तो जो मुगल प्रशासनिक मॉडल का संस्थापक था अकबर था, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे भारतीय और विदेशी अरबी फारसी तत्वों का मिश्रण दिखाई देगा। इसके जो प्रशासन में अरबी फारसी तत्वों का और भारतीय तत्वों का मिश्रण दिखाई देगा, ठीक है। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि ये शेर शाह का मतलब कि शेर शाह इसका पुरोगामी था। इसने मतलब शेर शाह के जो भी चेंजेस थे, जो प्रशासनिक चीजें थी, उसको थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इसने हूबहू लागू कर दिया। तो ये भी माना जाता है। केंद्रीय प्रशासन केंद्र में और प्रांतों में बटा हुआ था। तो केंद्रीय प्रशासन क्या था देख लेते हैं। तो शासन की जो सर्वोच्च धुरी का प्रमुख बादशाह होता था, केंद्रीय प्रशासन में राजा तो रहेगा ही,
तो सबसे बड़ा जो व्यवस्थापक था, सेनापति था, न्यायाधीश था, ये राजा ही हुआ करता था। राजा के बाद अगर कोई सबसे बहुत महत्वपूर्ण पद था तो वजीर या वकील या इसी को प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट था, ये कहा जाता है। साम्राज्य का प्रधानमंत्री होता था, इससे सैनिक व असैनिक दोनों तरह के अधिकार थे प्रधानमंत्री को। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पद है दीवाने कुल। दीवाने कुल का सृजन जो वजीर या वकीलों की शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए किसने किया था? अकबर ने किया था। कब? 1564 में किया था। तो ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मीर बख्शी, मीर बख्शी भी एक महत्वपूर्ण पोस्ट है। मीर बख्शी, मीर बख्शी देखेंगे सैनिक विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। मीर ए सामा अगला महत्वपूर्ण जो पद है, मीर ए सामा, सामा घरेलू मामलों का प्रधान होता था, घरेलू मामलों का प्रधान तथा बादशाह वह महल की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मतलब इसका काम था कि बादशाह की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, महल की जरूरतों को पूर्ति करना, क्या वहां पे जरूरत है क्या नहीं, इस तरीके से। ठीक है, सद उस सुदूर, पद उस सुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, धार्मिक मामलों का प्रमुख तथा बादशाह को सलाह देता था। एक तो धार्मिक मामलों में जो भी था ये करता था, प्लस जरूरत पड़ने पर बादशाह को सलाह भी देता था कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। अगला जो महत्वपूर्ण पद था काजी उल कुजात, काजी उल कुजात यह न्याय विभाग का प्रमुख होता था, न्याय विभाग का प्रमुख। काजी मतलब हम लोग न्यायाधीश कहते हैं। जैसे एक कहावत बोलचाल में चलता है कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, काजी मतलब न्यायाधीश। ठीक है, तो ये काजी उल कुजात ये न्याय विभाग का प्रमुख न्यायाधीश होता था। मीर आतिश, आतिश शाही तोप खाने का प्रमुख होता था। शाही तोप खाना क्या करेगा? आतिशबाजी करता था तोप खाना। तो ऐसे कोरिलेट करके याद करिए, आतिश तोप, जब तोप में बारूद भर के चलाएंगे तो आतिशबाजी होगी, तो नाम भी मीर आतिश रखा गया। ऐसे कोरिलेट करके याद कर लीजिए। दरोगा या डाक चौकी, दरोगा या डाक चौकी, डाक चौकी गुप्तचर एवं डाक विभाग का प्रमुख। डाक चौकी, डाक उसमें भी है डाक इसमें भी है, तो ऐसे याद कर लीजिए आप लोग, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। मीर ए बहर, मीर ए बहर अगला जो पद है जल सेना का प्रधान। जल सेना पर भी नियंत्रण था मुगलों का, वहां तक पहुंच थी। जल सेना का प्रधान तथा शाही नौकाओं की देखरेख, शाही नौकाएं भी होती थी। दिल्ली में रहने के बावजूद भी जल सेना थी और उस पे भी नियंत्रण करने के लिए मीर ए बहर जैसा महत्वपूर्ण पद था। ठीक है, शाही नौकाएं थी, देखरेख भी होता था। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी आपसे ये पूछ सकता है, चाहे स्टेटमेंट में चाहे सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। वाकिया नवीस समाचार लेखक व गुप्तचर के इक्विवेलेंट था। समाचार लेखक, जैसे समाचार हम लोग कहते हैं क्या वाकिया है, क्या मामला है, तो वाकिया मतलब कोई मामला, तो ऐसे याद कर लीजिए वाकिया नवीस। हरकारा, हरकारा एक जो पद एक शब्द मिलता है, इसका मतलब जासूस होता है। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, आप इनका ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों चलते हैं आगे। अगला है प्रांतीय प्रशासन। अब देख लेते हैं प्रांतीय प्रशासन में इसका जो रियलिटी में जो आरंभ किया, जो भी प्रशासनिक वगैरह या आर्थिक जो भी चेंजेज होगा रियलिटी में अकबर ही आरंभ करेगा। उसके पहले 2 युद्धों में ही बिजी रह गए, बाबर 4 युद्धों में बिजी रह गया, हुमायूं लड़खड़ाने में बिजी रह गया, तो कुछ किया नहीं, जो भी था अकबर ने किया। अब देखिए जो प्रांतीय प्रशासन, प्रांत जो अकबर का प्रशासन था, पहले तो केंद्र, उसके बाद कई अलग अलग प्रांतों में विभाजित था, और उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। ठीक है, प्रांतों को सूबा, और सूबा, ठीक है, जो सूबा होता था ये सरकारों में, जिसको कि जिला कहा जाता था। तो प्रांत सूबों में और सूबा सरकारों या जिलों में विभाजित थे, और जो जिला था, जिला या सरकार, ये परगनों में, सरकार परगनों में विभाजित था। ठीक है, परगनों यानी महालो, इसको महालो कहा भी कहा जाता था। और परगने जो थे ये गांवों में भी बटे होते थे, गांवों में, यानी कि जो प्रांतीय प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करते थे, और जो बड़ी इकाई थी प्रांत, जिसको कि सूबा भी कहा जाता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया, यानी 12 प्रांतों में बांट दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है, कभी भी स्टेटमेंट में देख के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब मुगल कालीन अर्थव्यवस्था के ऊपर देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। मुगलों ने सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, आधुनिक भारत की जो मुद्रा है, जिसको रुपया कहा जाता है,
सर्वप्रथम शेर शाह सूरी द्वारा चलाई गई थी। तो ठीक है, इसी के नाम पर आधुनिक मुद्रा प्रणाली में हम लोग रुपया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, भारतीय रुपया जिसको कहते हैं। पहली बार शेर शाह द्वारा चलाई गई थी, इसको ध्यान रखना है। अब एक मनसबदारी को देख लेते हैं। इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी मनसबदारी। अरबी शब्द है मनसब, अरबी शब्द जिसका मतलब होता है पद या श्रेणी, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है कि पद धारण करने वाला अधिकारी, मतलब मनसबदार में पद धारण करने वाला अधिकारी कि कौन सा कितने बड़े पोस्ट पर है। इसी को कई बार जात या सवार बोल देते हैं, जात या सवार, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अकबर के समय से मुगल सैनिक व्यवस्था एवं असैनिक व्यवस्था का मूल आधार बन गया था मनसबदारी व्यवस्था। इसको वतन जागीर यानी वेतन के लिए जागीर दिया जाता था कि यहाँ की तुम जागीर ले लो और वहां से अपना खर्च निकालो, सेना रखो, जरूरत पड़ने पर फिर राजा की सहायता भी करोगे, ये भी था। और ये मंगोलों की जो दशमलव पद्धति थी उस पर आधारित थी, दशमलव पद्धति पर, अनुवांशिक नहीं था। अनुवांशिक नहीं था इसका मतलब योग्यता के आधार पर होता था। जरूरी नहीं कि जिसका पिता कोई मनसबदार था तो मर गया तो उसका बेटा भी रहेगा, नहीं, योग्यता है तभी बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। तो अनुवांशिक नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है, योग्यता आधारित था। आगे देख लेते हैं। अब कुछ मुगल कालीन कला एवं साहित्य को देख लेते हैं, कुछ साहित्यिक अभिव्यक्तियां देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि इनकी कुछ इमारतें देख लेते हैं, किसने बनवाया, कहां पर बनवाया। तो जिसमें पहली जो इमारत है, पहली इमारत बाबर ने शुरुआत की थी, तो बाबर का देख लेते हैं। काबुली बाग की मस्जिद, काबुली बाग की मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत में है। पहला युद्ध हुआ था और बनवाया भी यहीं, काबुली बाग की मस्जिद पानीपत में बाबर ने बनवाया था। तो बाबर ने ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाया, लेकिन तब भी तो एक इसने निर्माण करवा ही दिया था। दीन पनाह नगर दिल्ली में हुमायूं ने बनवाया था, दीन पनाह नगर, ठीक है। किला ए कूना दिल्ली में शेर शाह ने बनवाया, इसी दीन पनाह नगर में किला ए कूना बनवाया, इसी को पुराना किला भी कहा जाता है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में, अपना ही मकबरा बनवाया शेर शाह ने, सासाराम बिहार में है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी ध्यान देना। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनवाया गया है, हाजी बेगम ने बनवाया। अब सवाल उठता है, हाजी बेगम है कौन? अकबर की सौतेली माँ थी हाजी बेगम, अकबर की सौतेली माँ, यानी कि हुमायूं की सोकाल्ड पत्नी, ठीक है। अकबर ने भी कुछ बनवाया था और काफी कुछ, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आगरा का किला, आगरा का किला कौन बनवाया था? तो अकबर ही बनवाया था, ये देख लेते हैं। जहांगीर महल, अकबर ने आगरा में जहांगीर महल बनवाया था, ये भी ध्यान रखना है। तो जहांगीर महल अकबर ने आगरा में बनवाया था, अकबरी महल भी अकबर ने आगरा में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल बनवाया था, तो ये भी ध्यान देना है आपको। तुर्की सुल्ताना का महल अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में ही, देखेंगे फतेहपुर सीकरी में अकबर ने राजधानी भी बनाया था, काफी मतलब जो निर्माण किया उसमें फतेहपुर सीकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था अकबर के शासनकाल में। मरियम महल बनवाया था फतेहपुर सीकरी में ही अकबर ने, मरियम महल, मरियम महल बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ही, मरियम महल। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था बुलंद दरवाजा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी का, ये सब आज भी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो फिर जा सकते हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में ही है। लाहौर का किला, ठीक है, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था, कहाँ पे है? लाहौर में होगा। इलाहाबाद का किला 40 स्तंभ वाला किला है, ये अभी भी है इलाहाबाद में, संगम के किनारे। अकबर का मकबरा, अब यहाँ से ये सब था अकबर ने बनवाया था, ये अकबर ने। अब अकबर के बाद हम लोग जहांगीर की तरफ चलेंगे। अकबर का मकबरा, अकबर का भी मकबरा बनवाया गया, कौन बनवाया? एतमादुद्दौला का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था, कहाँ पे? आगरा में। नूरजहां जहांगीर के काल में बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। ये इन्होंने, जैसे पेटीकोट गवर्नमेंट है, जुंटा ग्रुप का कहा जाता है, तो शासन में देखेंगे काफी प्रभावशाली भूमिका थी, अपना एक ग्रुप ही बना लिया था। फिर उसके बाद है जहांगीर का मकबरा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, ये भी नूरजहां ने बनवाया था। शाहदरा यानी कि हाँ लाहौर में, ये भी नूरजहां ने, तो नूरजहां ने ये दोनों बनवाया, ध्यान रखना। शाहबुर्ज, शाहबुर्ज आगरा में है, ये शाहजहां ने बनवाया, तो ध्यान रखना है। लाल किला दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया, लाल किला वर्तमान में जहाँ पे मोदी जी या भारत का प्रधानमंत्री अपना जो स्पीच देते हैं 15 अगस्त पे, तो वो लाल किला,
तो वो इस टाइम भारतीय जो प्रधानमंत्री है, भारतीय सरकार का प्रतीक है शाहजहां, ठीक है। शाहजहां द्वारा बनवाया गया लाल किला, ये ध्यान रखना है। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया, ये भी ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देख लेते हैं। दीवाने खास, दीवाने खास कहाँ पे? दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने बनवाया। ये ताजमहल आई होप आप सबको ही पता होगा कहाँ पे है, किसने बनवाया। तो अगला एक और मोती मस्जिद है, देखिए ध्यान रखिए कि मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, तो दिल्ली वाला औरंगजेब ने बनवाया, औरंगजेब ने, जबकि जो आगरा में है वो शाहजहां ने बनवाया। तो मोती मस्जिद के नाम से आपको दो दिखेगा, आगरा वाला शाहजहां, दिल्ली वाला औरंगजेब। तो आई होप आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया, इसी को रबिया उद्दुरानी का मकबरा भी कहते हैं। तो ये औरंगजेब ने बनवाया औरंगाबाद में। बादशाही मस्जिद लाहौर में है, ये भी औरंगजेब ने बनवाया। तो औरंगजेब द्वारा ये बनवाया गया। आगे देख लेते हैं आगे कौन कौन से पॉइंट हैं। अब कुछ पुस्तकों को एवं उसके लेखकों को और उनकी भाषा क्या थी ये भी देख लेते हैं फटाफट। तो पहला है बाबर द्वारा लिखी गई तुजू के बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है। यह तुर्की भाषा में थी। तो कई बार भाषा के ऊपर पूछ लिया है, कई बार किसने लिखा है, तो आई होप आप सबको ये तो पता ही होगा। खत बाबरी, ये भी बाबर ने लिखा है, तुर्की भाषा में है। तो देखेंगे प्रारंभ में तुर्की भाषा थी बाबर तक, उसके बाद ये फारसी भाषा आ जाती है जो मुगलों की राजकीय भाषा भी मानी जाती है। मुबैयान एक जो पद शैली थी ये भी बाबर ने प्रारंभ किया था तुर्की भाषा में। अब आइए हुमायूं नामा, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये फारसी भाषा में है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन थी यानी बाबर की पुत्री थी ये गुलबदन बेगम। तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दोगलत ने लिखा है। अब आप देखेंगे इधर जो भी मोस्टली किताब सब फारसी भाषा में रहेगा। तो तारीख रसीदी मिर्जा हैदर दोगलत द्वारा लिखा गया, ये भी फारसी भाषा में। तज़किरात उल वाक़यात, ये जौहर आफ्ताब जी ने लिखा है, फारसी भाषा में है। वाक़यात ए मुस्ताकी, रिजकुल्ला मुस्ताकी के द्वारा, ये भी फारसी भाषा में है। तो ये कुछ किताबें थी, कुछ और भी हैं, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तारीख शेर शाही अब्बास खान सरवानी ने लिखा है, ये सब फारसी भाषा में आपको दिखेगा, तो ये ध्यान रखना। तारीख एलपी मुल्ला दाऊद ने लिखी है। और अकबरनामा, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, अबुल फजल, ठीक है। अकबरनामा या आईने अकबरी, ये लगभग एक ही किताब है, दोनों अबुल फजल ने लिखा है, दो लिखा है लेकिन एक ही पुस्तक है ये, ठीक है। तबकात अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है, ये भी फारसी भाषा में। मुंतखब तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है ये, मुंतखब तवारीख, ये भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। जहांगीर नामा, जहांगीर ने स्वयं लिखा है फारसी भाषा में। और इकबाल नामा है जहांगीरी मौतमिद खां, ये भी फारसी भाषा में है। तो आप देखेंगे सर्वाधिक जो पुस्तक लिखी गई है फारसी भाषा में लिखी गई। कुछ और पुस्तकें हैं, आगे देख लेते हैं। पादशाहनामा, ये मोहम्मद अमीन कजबीनी ने लिखी है। और पादशाहनामा एक और पुस्तक है, इसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर ने लिखी है। और मासरी ए आलमगिरी ए साकी मुस्तहद खान ने लिखा है। अब मुंतखब उल लुबाब, ये खाफी खान ने लिखा है। तो ये सारी किताबें फारसी भाषा में हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। आगे देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। ये इतना ही था। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने देखा मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल काल या परवर्ती मुगल काल के बारे में, उसके प्रमुख शासकों का अध्ययन किया और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी और उसके बाद उनके पतन के क्या महत्वपूर्ण कारण थे, उनकी कला एवं अभिव्यक्ति को देखा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को पिछले वाली वीडियो को ना देखा होगा, जाके देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, आगे की जो भी क्लासेस हैं आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।